हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो डेमोक्रेटिक क्लास 10th की एनसीईआरटी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 जो बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग अ, चर्चा करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जो एनसीईआरटी की ये बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये जो क्लास 10 से शुरू हो रही है, क्लास 9 वाली में उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है और इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मार्क आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन मतलब लैंगिक भेदभाव। ठीक है, जो महिला और पुरुष के मध्य जो अंतर होता है वो जेंडर डिवीजन। इट इज अ फॉर्म ऑफ हेरारिकल सोशल डिवीजन दैट एग्जिस्ट्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, किसी भी समाज में जो हेरारिकल डिवीजन है, यानी कि ऊपर पुरुष होंगे, नीचे महिलाओं की स्थिति होगी, वो एक तरीके का सोशल डिवीजन है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हेरारिकल सोशल डिवीजन है। दूसरी बात, इट इज मेयरली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बट इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो जो भी समाज में एक व्यवस्था बनाई जाती है उस पर बेस होता है, ना कि बायोलॉजिकल रीजन से, क्योंकि बायोलॉजिकली कोई भी डिफ्रेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो सेकेंड पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। आपको करेक्ट चूज करना है तो आप इसमें 1 को चूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which among the following describes the form of sexual division of labor? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मेल और फीमेल ही यहाँ पर सेंस है दोनों का, उसके रेफरेंस में ये पूछा जा रहा है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? द प्रोविजन ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन ओनली। ठीक है, कुछ जॉब्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखे जाएं, वो जॉब्स केवल महिलाओं को दिए जाएं। ठीक है, तो द प्रोविजन ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन ओनली। ओके, द डिनायल ऑफ जॉब टू वुमेन, महिलाओं को कुछ जॉब देने से रोका जाए। ठीक है, अ सिस्टम वेयर द वर्क इनसाइड होम इज डन बाय वुमेन ओनली, जो घरेलू काम है वो केवल और केवल महिला करेगी, ऐसी प्रणाली। अ सिस्टम वेयर वुमेन आर पेड लेस देन मैन, ऐसी प्रणाली जहां पर महिलाओं को पुरुषों से कम पेमेंट किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर टर्म को इनमें से कौन बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो देखिए, कुछ जॉब्स हैं जो महिलाओं के लिए प्रोटेक्ट की जा सकती हैं, प्रोविजन रखा जा सकता है, ये लेजिटिमेट है और महिलाओं की कैलिबर और उनकी व्यवस्था के हिसाब से। कुछ जॉब्स महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं सामान्य तौर पर समाज में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रणालियां भी होती हैं जहां पर महिलाओं को कम पेमेंट मिलता है, लेकिन ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को हम सीधा जो है वो पॉइंट नंबर 3 से डिमार्केट करना चाहेंगे, जहां पर महिलाओं को केवल घर के कामों के लिए, केवल घर के काम केवल महिला करेगी, ये जो थॉट है, ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो इसमें हम थर्ड वन पर जाएंगे, यानी कि सी पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ वर्क। सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से ऑप्शन अलग है। इट इज अ सिस्टम वेयर वुमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड होम सच एज कुकिंग, टेलरिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा। ऐसी प्रणाली जिसमें महिलाओं को घर के सारे काम करने होते हैं, घर के सारे काम महिलाएं ही करेंगी। दूसरी बात क्या है, इवन इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स दीज वर्क्स आर डन बाय वुमेन। ठीक है, होटल और रेस्टोरेंट में ये वर्क महिलाएं ही करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो फैमिली वर्क है उसमें हमने देखा है नॉर्मली कि ये जो होम वर्क है, होम रिलेटेड वर्क है, वो सारे महिलाओं को डेलीगेट कर दिए जाते हैं। तो पहला वाला तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क को, लेकिन सेकंड वन वाला क्लियर जो है उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क को, क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इस तरीके के वर्क महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। ठीक है, तो
स्टेटमेंट्स में हम लोग वन को केवल लगाएंगे, यानी कि ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको टर्म्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को लेकर के आपको स्टेटमेंट देखना है। दीज मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनहांसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, दे एम एट एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, वो केवल महिलाओं के, देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, इस पहले स्टेटमेंट पे इसमें कहा गया है कि रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी कि केवल पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट मूवमेंट महिलाओं की सोशल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, जो करियर रिलेटेड है, उनके लिए भी था। ठीक है, तो केवल जब हम ये कह देते हैं कि इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस ओनली, तब ये बात सही नहीं है। सेकेंड वन ये कह रहा है कि इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, दे ऑल्सो एम एट एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एजुकेशन और करियर दोनों पर इनका बाकी के साथ इस पर भी इनका टारगेट था। तो ये बात तो सही है। तो करेक्ट वन चूज करना है, तो आप इसमें केवल 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वुमेन पार्टिसिपेशन in public life in Scandinavian countries is higher than other countries। ठीक है, बिल्कुल सही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिनिमस्ट पाया जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलती है, और वुमेन्स ज्यादा एम्पावर्ड हैं इन कंट्रीज में। आप देखेंगे जितनी भी अच्छी रैंकिंग आती है उनमें टॉप पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही होती है, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह। तो सेकेंड पॉइंट है, जॉब्स सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। हाँ, पहले हायर जॉब्स वुमेन्स को नहीं मिला करती थी, ये बात भी एक फैक्ट है। तो ये दोनों फैक्ट सही है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन आर करेक्ट, तो आप इसमें लगाइए दोनों सही हैं। पहले इन जॉब्स में महिलाओं को स्पेस नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। द क्वेश्चन इज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी। वुमेन इन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, आज भी महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, 1/3 रिजर्वेशन नहीं है, और 1/3 स्ट्रेंथ आज तक महिलाओं की इंडियन पार्लियामेंट में नहीं हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन एट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देता है। ये 1/3 रिजर्वेशन देता है लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, PRIs में देता है। ठीक है, पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो हम इसमें लगाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन। यस, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री और हमारे सेकुलरिज्म की ये विशेषता है, ये खासियत है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अपने आप को किसी रिलीजन या स्टेट रिलीजन के तौर पर नहीं दिखाता किसी भी रिलीजन को। सेकेंड पॉइंट, इन इंडिया देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। नो, रिलीजन और पॉलिटिक्स में सेपरेशन इंडिया में नहीं है और ना ही कभी था, और फ्यूचर में भी होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इवन गांधी रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ करने की ही बात करते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन कैन बी इमोरल। तो इसलिए हमारे यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स को तो अलग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। ठीक है, और हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता के बारे में देखिए। नंबर 1, इट इज कॉन्सेप्ट वेयर वन रिलीजन इज प्रोजेक्टेड एज सुपीरियर देन अदर रिलीजन। देखिए, सांप्रदायिकता की शुरुआत ही यहीं से होती है कि आप अपने धर्म को या एक धर्म को सुपीरियर मानते हैं और बाकी धर्मों को इंफीरियर मानते हैं, तभी सांप्रदायिकता की शुरुआत ही होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट, this usually happens when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms। ठीक है,
जब भी रिलीजन को पॉलिटिक्स में मर्ज किया जाता है पूरे तरीके से और वो इन्फोर्सेबल हो जाता है पॉलिटिक्स के साथ, तो ये रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ये सामान्य तौर पर इसी रूप में सामने आता है। तो सेकेंड वन भी सही है, फर्स्ट वन भी सही है, सो वी कैन गो विथ सी ऑप्शन। करेक्ट बताना है, इसलिए हम लोग सी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स कैन टेक विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स। कम्युनलिज्म जो है, जो सांप्रदायिकता है, वो राजनीति में किस रूप में आ सकती है? ठीक है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ्स ऑफ सुपीरियरिटी। ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स में एंटर करेगी सांप्रदायिकता। ठीक है, तो सांप्रदायिकता से क्या होगा, आप कुछ पूर्व धारणाएं बनाएंगे अपने धर्म को लेकर के और बाकी धर्मों को लेकर के, एक स्टीरियोटाइप फीलिंग होगी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, अपनी बिलीफ ऑफ सुपीरियरिटी होगी, वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, तभी ये पॉलिटिक्स में अपना काम कर पाएंगे। सेकंड है पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाएगा और उस धर्म के लोग पॉलिटिक्स में ऊंचे ऊंचे पदों पर होंगे और वही लोग पॉलिसी को ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि उस धर्म के लोगों को फायदा मिले, क्योंकि वही उनका वोट बैंक। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइन, यानी कि राजनीतिक जो सोच होगी, जो राजनीतिक मूवमेंट होंगे, जो राजनीतिक पहल होंगी, वो सब रिलीजियस लाइंस पर चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये तीनों चीजें होंगी अगर पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म होगा, तो ये तीनों चीजें एग्जैक्टली होंगी ही। तो इसमें आप डी को लगा सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्यों के बारे में आपको विचार करना है। इट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और एक और टर्म है रिलीजन को करने का, ठीक है, मानने का, प्रोपोगेट करने का और प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर प्रोहिबिट करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर रिलीजन के बेसिस पर प्रोहिबिट करने लगा तो फिर हमारा सेकुलरिज्म खतरे पर पड़ जाएगा। और फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। देखिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है स्टेट, ठीक है ना। जैसे आप हिंदू रिलीजन में देखें तो सोशल रिफॉर्म्स के मामले में जरूर कर सकता है, ठीक है। तो जो इक्वालिटी अमंग द रिलीजियस कम्युनिटीज है उसके लिए भी स्टेट अगर चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है। तो ये फोर्थ वन करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। वी विल गो विद द सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आज के, और इन 10 क्वेश्चंस में आपने देखा कि एक बेसिक सा आइडिया आपको कम्युनलिज्म का, वुमेन एम्पावरमेंट का और डिस्क्रिमिनेशन का मिला, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे और उस चैप्टर के बेसिस पर इसको आगे बढ़ाएंगे। कल ये चैप्टर होगा। थैंक यू।